उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। आज देवभूमि से एक डबल मर्डर की खबर आई। खबर देहरादून से है, जहां थाना पटेल नगर इलाके के दिव्य विहार जो इलाका है वहां पर पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि दरअसल हत्यारा जो है वो पति पत्नी जो थे, पत्नी का प्रेमी था, ये बताया जा रहा है। अब पूछताछ की जा रही है इस पूरे मामले में। पुलिस कह रही है कि दोनों मृतक यूपी के ही रहने वाले हैं। तो डबल मर्डर हुआ है। माना जा रहा है कि महिला का जो है प्रेम संबंध चल रहा था एक व्यक्ति से, और उसी ने इस घटना को, हत्या की घटना को अंजाम दिया। न सिर्फ उसने महिला को मारा बल्कि उसके पति को भी मार दिया है। सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, इस पूरे मामले में अभी क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? जीनत, मैं आपको बता दूं कि राजधानी देहरादून के ये पटेल नगर क्षेत्र का ये मामला है, जहां डबल मर्डर हुआ है। और ये अभी तक जो पुलिस और आरोपी जो है वही पुलिस ने अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है, जो महिला का प्रेमी, इसको बताया जा रहा है। पहली अभी जो पूछताछ की पुलिस ने, उसमें ये फिलहाल यही देखने को मिला कि ये जो आरोपी है वो महिला का प्रेमी था। और इसको लेकर कुछ विवाद हुआ। विवाद रात इतना बढ़ गया कि जो प्रेमी था उसने दोनों की हत्या कर दी। अभी पुलिस लगातार मामले की छानबीन कर रही है। जो आरोपी पकड़ा गया उससे पूछताछ कर रही है। आगे कुछ और नए तथ्य इसमें मिल सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। विकासनगर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां सेलाकुई इलाके में कल देर रात बदमाशों ने हथियार की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने दुकानदार को पिस्टल की बद से मारा, जख्मी कर दिया और तिजोरी में रखे कैश को लेकर फरार हो गए। ये जो पूरी घटना थी वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज में आप साफ देख सकते हैं बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने के बाद दुकान से बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एकदम से दरवाजा खुलेगा और दो व्यक्ति बाहर निकलेंगे। ज्वेलरी शॉप में उन्होंने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। वेपन लेकर ये लोग आए हुए थे, हथियार लेकर आए हुए थे। उत्तराखंड में वोटिंग हो चुकी है और अब राज्य के कुछ नेताओं को यूपी चुनाव में भेजा जा सकता है। चुनाव प्रबंधन का अनुभव रखने वाले करीब 80 बीजेपी नेताओं को यूपी भेजने की तैयारी है। प्रदेश बीजेपी ने इन सभी नेताओं को की लिस्ट बनाकर दिल्ली भेजा है, जिसमें संगठन महामंत्री अजय कुमार, महामंत्री कुलदीप कुमार, मंत्री धन सिंह रावत, विधायक महेंद्र भट्ट और विनोद कंडारी जैसे नाम शामिल हैं, जिन्हें यूपी भेजा जा सकता है। जो अंतिम दौर का चुनाव है उसके लिए जा रहे हैं। माननीय महामंत्री संगठन जी के नेतृत्व में ऐसे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो इच्छुक हैं, जिनके पास समय है, ऐसे लोग उत्तराखंड से यूपी में जाएंगे। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, क्योंकि 3 चरणों का मतदान तो अब यूपी में कल के बाद हो ही जाएगा, अब 4 चरण बचते हैं, जिसमें अवध और खास तौर से पूर्वांचल। वो जो नेताओं के नाम, जो लिस्ट बनी है, जरा उनके बारे में बताइएगा और किस तरह से प्रचार प्रसार में ये सहयोग करने वाले हैं। बिल्कुल जीनत, क्योंकि उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 20 तारीख के बाद 4 चरण और बचेंगे। तो बीजेपी का संगठन जिस तरीके से काम करता है, संघ की जो कार्य प्रणाली रही है, उसी को देखते हुए 80 नेता लगभग बीजेपी के ऐसे हैं जो यूपी में जाएंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं। चुनाव प्रबंधन की बातें होती हैं, वहां पर बूथ मैनेजमेंट होता है। जब आप बाहर से होते हैं तो आपके पास भी एक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। जिस तरह उत्तराखंड में बिहार, उत्तर प्रदेश से अलग अलग लोग यहाँ पर आए थे, इस तरह उत्तराखंड के नेता जाएंगे, जिनमें संगठन महामंत्री अजय कुमार है, प्रदेश महामंत्री जिनकी हम बात सुन रहे थे कुलदीप कुमार है, धन सिंह रावत है, जो इससे पहले छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बाकी जगहों पर भी ये नेता ड्यूटी कर चुके हैं। तो जब तक कि उत्तराखंड में रिजल्ट आए, उससे पहले जो नेताओं का खाली वक्त है, बीजेपी उस मैनेजमेंट को भी देखना चाहती है और इन सभी नेताओं की ड्यूटीज बहुत जल्द इनको अलॉट होगी दिल्ली से, जैसे लिस्ट फाइनल होगी। और फिर चौथे चरण से पहले ये सभी नेता उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। जीनत, कुछ बड़े नाम जो सामने आए हो इस लिस्ट में, दीपांकर?
खास तौर पे जो धन सिंह रावत हैं और इसके अलावा जो कुलदीप कुमार प्रदेश महामंत्री हैं, इसके अलावा विनोद कंडारी जो विधायक हैं, महेंद्र भट्ट विधायक हैं, अब ज्यादातर वो नाम जो विधायक उम्मीदवार इस वक्त हैं और जिनका इस वक्त पर यहाँ पर उत्तराखंड में फिलहाल कोई डायरेक्ट एक्टिविटी उनकी नहीं है, वो लोग और प्रदेश संगठन के वो लोग जो इससे पहले बाकी जिलों में या बाकी विधानसभा चुनाव में दूसरे राज्यों में काम देख चुके हैं। इसके अलावा संगठन के ऐसे पदाधिकारी जो उत्तराखंड में भी इलेक्शन की जिम्मेदारी देख चुके हैं और दूसरे राज्यों का जिनका अनुभव है, उन सभी लोगों को वहां पर भेजा जाएगा और इसके लिए बहुत जल्द लिस्ट जारी होगी। जीरत, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारियों के लिए। बीजेपी की बात करें तो वोटिंग के बाद बीजेपी के अंदर बवाल मचा हुआ है और हैरानी की बात यह है कि पार्टी लीडरशिप इस पर कुछ भी नहीं बोल रही। अब चर्चा है कि बीजेपी में चुनाव को लेकर जबरदस्त इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है और कांग्रेस भी इस मामले पर बीजेपी को घेर रही है। हरिद्वार की लक्सर सीट से सिटिंग विधायक और पार्टी कैंडिडेट संजय गुप्ता ने पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक पर उन्हें हराने का आरोप लगाया और कौशिक की संपत्ति की जांच की मांग की। अब ये बात चौंकाने वाली थी, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत पार्टी के सीनियर नेताओं ने इस मामले पर चुप्पी साध ली। सूत्र बताते हैं कि संजय गुप्ता सिर्फ मोहरा मात्र हैं, इसके पीछे पार्टी के भीतर नेताओं के अलग अलग गुट इसका बड़ा कारण है। नतीजा, महामंत्री संगठन से लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को मोर्चा संभालना पड़ा। माननीय विधायक संजय गुप्ता जी का प्रकरण है, चाहे गैतोड़ी जी का प्रकरण है, चाहे अपने चीमा जी का प्रकरण है, इन सभी मामलों में जिन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया है उसका संज्ञान पार्टी ले रही है और निश्चित रूप से अगर कोई अनुशासनहीनता होगी तो उन पर कार्रवाई होगी। अब बीजेपी की सिरफुटव्वल ने कांग्रेस को भी मौका दे दिया। हरक सिंह रावत का कहना है कि अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी में सब कुछ दिखावा है और नतीजों से पहले हार के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। जो चीजें कभी कांग्रेस में होती थी, एक दूसरे के पैर खिंचाई करना, नीचे राजनीति की पराकाष्ठा, नीचे गिरने की पराकाष्ठा करना, वो आज भाजपा में। जो हम कहते थे भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो सब चीजें दिखावा हो गई हैं भाजपा में। बीजेपी में मचे इस घमासान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि अगर परिणाम अनुकूल रहा तो ठीक और परिणाम अनुकूल नहीं रहा तो इसी विरोध को बेस बनाकर पार्टी प्रदेश संगठन पर ठीक राह फोड़ा जा सकता है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश बीजेपी के नेताओं को एक एक कर दिल्ली बुलाकर डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनिए नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और मदन कौशिक और लक्सर से बीजेपी कैंडिडेट संजय गुप्ता विवाद पर बोलते हुए पुष्कर धामी ने कहा है कि विवाद अब खत्म हो चुका है और उसको पार्टी के अंदर ही सुलझा लिया गया है। नहीं, आज मैं किसी निजी कार्यक्रम में आया हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व में जो भी मिल पाएंगे सभी से मिलूंगा। सर, मदन कौशिक जी को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या उस पर भी कोई बातचीत होने की कुछ उम्मीद है? नहीं, वो बात हम लोगों की वही प्रदेश में ही होगी। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने काशीपुर में कहा है कि उन्होंने सीएम बनने या घर बैठने वाला बयान चुनाव के दौरान दिया था, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सके। कांग्रेस में सीएम कौन होगा ये कांग्रेस अध्यक्ष तय करती है। हरीश रावत ने पहले भी सीएम बनने की बात कही थी और न्यूज 18 से खास बातचीत में वो अक्सर इस बात को दोहरा देते हैं कि वो या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठेंगे, लेकिन अब हरीश रावत इस बयान से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी पहले से ही रवायत है कि हम कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि कौन हमारा नेतृत्व करे, उसको आप तय कर दीजिए। तो वही परंपरा को हम उत्तराखंड में इस बार भी निभाएंगे। आपने जो घर बैठने की बात कही उसे प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है। वो मैंने जिस समय वोट चुनाव हो रहा था उस समय कही, उस समय एक रणनीति के तहत वो बात कही गई, पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बात कही गई। किसी ने मुझसे पूछा कि कौन होगा, न उन्होंने कुछ चीफ मिनिस्टर के विषय में बातचीत की, तो मैंने कहा यार मेरे सामने तो दो ही विकल्प है। हाँ, उन्होंने कहा क्या पार्टी आपको चीफ मिनिस्टर बनाएगी? तो मैं उसका क्या उत्तर देता? मैंने कहा मेरे पास दो ही विकल्प है, या तो चीफ मिनिस्टर या घर बैठना। टिहरी जिले में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नागणी के पास बोल्डर और मलबा गिरने से एनएच पर सफर जान का जोखिम बना हुआ है।
कार्यदायी संस्था द्वारा बेतरतीब तरीके से पहाड़ी का कटान करने से नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जिससे आए दिन बोल्डर और मलबा गिर रहा है। सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने की वजह से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। डीएम का कहना है कि नए स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट के लिए सर्वे कर लिया गया है और लूज पॉइंट्स को भी चिन्हित कर जल्द ट्रीटमेंट का काम शुरू किया जाएगा। के भी गए हुए हैं प्रस्ताव, और अगर वो स्वीकृत हो जाते हैं तो पत्थर गिरने की समस्या का परमानेंट सोल्यूशन रहेगा और उसके कुछ स्ट्रेचेस में। उसके अलावा भी कुछ लूज बोल्डर्स कहीं अगर पर्च्ड दिख रहे हैं स्लोप के ऊपर, तो उसको हमने एसडीएम लोगों से चिन्हित करवाया था और इन एजेंसीज को दिया गया था, तो उस पर प्रगति की समीक्षा की जा रही थी। अभी फायर सीजन जो है वो काफी दूर है, लेकिन जंगलों में आग की शुरुआत हो चुकी है। चमोली में जोशीमठ के पास नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जंगलों में आग लग गई है। यहां बद्रीनाथ हाईवे पर पैका गांव के पास भी आग लगी है। बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जंगल में आग लगाई है और फिर वो आग भड़क गई। रात होने की वजह से आग पर काबू पाने में भी मुश्किलें आ रही हैं। जंगलों की आग को लेकर वन विभाग ने कसरत शुरू कर दी है। नैनीताल में कर्मचारियों को जंगल की आग से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान कर्मचारियों को रिस्पांस टाइम खत्म करने के लिए खास बातें भी बताई गई। जिम कॉर्बेट पार्क में जल्द ही राइनो यानी कि गैंडा भी देखा जा सकता है। असल में प्रमुख वन संरक्षक बनने के बाद विनोद कुमार सिंगल पहली बार रामनगर पहुंचे। यहां पहुंचे प्रमुख वन संरक्षकों ने कुमाऊं के वन अधिकारियों की बैठक कॉर्बेट मीटिंग हॉल में ली। यहां उन्होंने कहा है कि कॉर्बेट में गैंडे को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विभाग भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर यहां गैंडे को लाने से पहले उनकी सर्वाइवल की सभी संभावनाओं पर रिसर्च करवाएगा। इससे अन्य वन्य जीवों पर पड़ने वाले असर और खतरों पर भी विचार किया जा रहा है। अगर रिसर्च पक्ष में आई तो उसके बाद ही यहां राइनो को लाया जाएगा। टेक्निकल इवैल्यूएशन भी हो रहा है कि किस क्षेत्र में हम कर पाएंगे, कितना सक्सेसफुल होंगे, क्या थ्रेट्स और चैलेंजेस हैं, क्या रिस्क हो सकती है, तो रिस्क एनालिसिस भी ज़रूरी है। तापमान बढ़ते ही वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आसन से विदेशी पक्षियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक रूडी सेल्डेक और कॉमन कूट प्रजाति के कुछ जत्थों ने अपने वतन के लिए उड़ान भरी है। धीरे धीरे सभी पक्षी अपने वतन वापस लौट जाएंगे। बताते चलें कि अक्टूबर प्रथम सप्ताह में आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिसर्च में साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होता है, जो अपने 6 माह के प्रवास के बाद मार्च अंत तक वापस अपने वतन लौट जाता है, जिन्हें देखने के लिए विदेश से भी हजारों की संख्या में पक्षी प्रेमी और पर्यटक आसन पहुंचते हैं। फरवरी के 15 तारीख के बाद ये अपने अपने प्रवास पर वापस जाते हैं। अभी तक जैसे पक्षियों का जाना शुरू हुआ है, इसमें रूडी सेल्डेक जा रही है, कॉमन कूट अपने प्रवास पे जा रही है वापस, और अभी मार्च के अंत तक ये धीरे धीरे जितने प्रवासी पक्षी हैं ये सभी अपने अपने देश वापस लौट जाएंगे।